हेलो, वेलकम टू द चैनल मैथ लैब। तो रियल एनालिसिस के इस लेक्चर सीरीज में हम आज का पहला लेक्चर है। पहला लेक्चर और पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो पहला चैप्टर जो है, पहले चैप्टर का नाम है सेट एंड फंडामेंटल। सेट एंड फंडामेंटल्स। तो इस चैप्टर में, इस लेक्चर सीरीज में हम पूरे टॉपिक बाय टॉपिक हर एक टॉपिक कवर करेंगे। इन सिंपल वे में कवर करेंगे और इसके साथ साथ एग्जांपल्स भी देखते जाएंगे कि एग्जांपल कौन सा उसके लिए फिट बैठता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेट टॉपिक का। सेट टॉपिक हमने बहुत बार पढ़ा है, ऑलमोस्ट एवरी क्लास में पिछले 5-6 सालों से। तो सेट होता क्या है? सेट का हमने देखा कि कलेक्शन जो होता है, बहुत तरह की कलेक्शंस हो सकते हैं, बट कुछ स्पेशल टाइप के जो कलेक्शन होते हैं तो उनको हम सेट बोलते हैं। और ऐसा कलेक्शन जिसमें कौन सा ऑब्जेक्ट आना चाहिए, कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, इसका प्रॉपरली कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके रिगार्डिंग, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। और दूसरा क्या होना चाहिए? अगर एक ऑब्जेक्ट को हमने रखा तो दोबारा वो ऑब्जेक्ट उसमें नहीं आना चाहिए, यानी कि एक ऑब्जेक्ट एक ही बार आना चाहिए। तो अगर हम सेट का डेफिनेशन लिखने जाएंगे तो सेट का डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि जैसे हमने ऑलमोस्ट बहुत बार सेट का डेफिनेशन देखा है कि सेट का डेफिनेशन लिखते कैसे हैं कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। यानी कि सेट का हमें क्या करना होता है कि वेल डिफाइंड होना चाहिए, प्रॉपरली डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। जो भी ऑब्जेक्ट हम उसमें लिख रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। एक ही ऑब्जेक्ट को बार बार नहीं लिखना है, तो इसको हम बोलते हैं सेट। जैसे कि एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे हो सकता है डेज ऑफ द वीक हो सकता है, मंथ्स ऑफ ईयर हो सकता है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अ डेफिनेशन इज कॉल्ड a well defined collection of distinct a well defined collection of distinct object object is called set. A well defined collection of distinct object is called set. उसके बाद जैसे अभी इसमें दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक है वेल डिफाइंड और दूसरा है डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट वर्ड है जो इस डेफिनेशन को एक प्रॉपर डिफाइंड करते हैं। जहाँ पे वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है? हियर वेल डिफाइंड इज मीन बाय वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, जिसे हमने पहले एक्सप्लेन किया कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमें कौन से ऑब्जेक्ट को सेट के अंदर रखना है, कौन से ऑब्जेक्ट को बाहर रखना है। सो वेल डिफाइंड मीन बाय देयर इज नो कंफ्यूजन regarding inclusion or we can say exclusion or inclusion of any object, inclusion of any object। तो किस ऑब्जेक्ट को सेट के अंदर कलेक्शन में रखना है, किस ऑब्जेक्ट को कलेक्शन में नहीं रखना है, तो इसके रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसको ही बोलते हैं वेल डिफाइंड, उसको ही क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड। और दूसरा जो वर्ड है डिस्टिंक्ट, तो डिस्टिंक्ट का मतलब ऑफ कोर्स उसको हम बोलते हैं डिफरेंट होना चाहिए। अगर हमने सेट में अगर डेज ऑफ वीक में एग्जांपल लिया कि
डेज ऑफ द वीक, तो उसमें अगर हमने मंडे लिखा तो वापस से मंडे नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से डिफाइन करते हैं हम सिंस। और दूसरी बात कि जैसे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी कलेक्शन में ना रखना, वो भी अपने आप में एक कलेक्शन होता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एम्प्टी सेट का, तो सिंस एम्प्टी सेट, एम्प्टी कलेक्शन is well defined, so we must have concept of empty set। और इसको डिनोट किस तरह से करते हैं? उसको डिनोट किया जाता है 5 से डिनोट करते हैं, इसको फी भी बोलते हैं, या फिर कर्ली ब्रेसेस में कुछ ना लिखना, यानी कि उसको एम्प्टी रख देना, वो भी इसको क्या करते हैं, एम्प्टी सेट को हम डिनोट करते हैं। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का किसी कलेक्शन में ना होना अपने आप में एक क्या होता है, कलेक्शन होता है, अपने आप में एक सेट फॉर्म होता है। दूसरा, फिर नेक्स्ट टॉपिक जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सबसेट। अगर हम सबसेट की बात करें, सबसेट होता क्या है, तो सेट का ही एक मिनी वर्जन, यानी सेट का ही एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है, तो उसको हम बोलते हैं सबसेट। उसको ही हम क्या बोलते हैं, सबसेट। अगर हम इसका डेफिनेशन लिखे तो लेट ए एंड बी आर सेट, लेट ए एंड बी आर सेट, एंड एक्स, अगर कोई एलिमेंट ए में है तो क्या इम्प्लाई होना चाहिए, वो एलिमेंट कहाँ पर होना चाहिए, बी में भी होना चाहिए। ओके, सो अगर कोई एलिमेंट ए में है और इम्प्लाई कर रहा है कि वो एलिमेंट बी में भी है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि वी से दैट, देन वी से ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके, सो मतलब ए का हिस्सा अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो किसका हिस्सा होना चाहिए, बी का भी हिस्सा होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको बोलते हैं कि ए जो है वो बी का ही एक तरह से पार्ट है, उसका ही मेंबर है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ए को हम सबसेट बोलते हैं बी का। अभी यहाँ पर एक एग्जांपल, जैसे कि सिंपल सा अगर हम एग्जांपल लें, एग्जांपल ए कोई सेट लिया मैंने 1 2 3, और फिर दूसरा सेट लिया एक बी, जिसमें मैंने ऑब्जेक्ट लिए 2 1 3 7 4। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ए में जो ऑब्जेक्ट है वो बी में भी ऑब्जेक्ट है। सो एक्स इन ए इम्प्लाई करता है कि एक्स कहाँ पर है, बी में है। तो यहाँ पे फॉर ऑल जितने भी एक्स ए में है सभी के लिए, फॉर ऑल एक्स इन ए, तो यहाँ पे क्या इम्प्लाई करता है कि ए जो है, सो ए इम्प्लाई करता है कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी। क्योंकि कोई एलिमेंट अगर कोई ऑब्जेक्ट ए में है तो क्या इम्प्लाई करता है, वो इम्प्लाई करता है कोई, अगर इफ एक्स इज इन ए इम्प्लाई करता है कि एक्स कहाँ पर है, अगेन ए में है। तो यहाँ पे पता चलता है कि हर एक जो सेट होता है अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। सो वी कैन से, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि हर एक जो सेट है वो अपने आप का क्या होता है, एक सबसेट होता है। तो नेक्स्ट अभी हमने देखा सेट का डेफिनेशन, फिर इसके बाद देखा कि सबसेट क्या होता है, और फिर नेक्स्ट अभी नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है पावर सेट। अब अगर हम पावर सेट की बात करें,
अभी जैसे हमने पीछे सबसेट देखा, पावर सेट होता क्या है, उन्हीं सबसेट का कलेक्शन। तो पावर सेट ऑफ ए, पी और डिनोट करते हैं पी ऑफ ए से, उसको लिखते कैसे हैं, एक्स, वेयर एक्स इज सबसेट ऑफ ए, यानी उनका कलेक्शन जो कैसा है, ए का सबसेट है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अगर, तो ए, अगर मैंने एक एग्जांपल लिया, जो सेट ए है, ए बी और सी, इसमें ऑब्जेक्ट है, तो अगर हम इसके सबसेट बनाएं तो सबसेट क्या क्या हो सकता है, तो ए1 अगर बात करें तो सबसे पहले होगा, हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, एम्प्टी ले सकते हैं, यानी कि एम्प्टी हर किसी का क्या होता है, एक सबसेट होता है। दूसरा ए2, सिंगल एलिमेंट्स का हम फॉर्म कर सकते हैं, पहले ए2 में ए ले सकते हैं, ए3 में बी ले सकते हैं और ए4 में सी ले सकते हैं। नेक्स्ट अभी अगर हम दो दो एलिमेंट का अगर हम सेट बनाए तो ए5 ए कॉमा बी, फिर इसके बाद ए6 मैं बी कॉमा सी यूज कर सकता हूँ, फिर थर्ड जो पेयर यूज कर सकता हूँ वो ए कॉमा सी यूज कर सकता हूँ, तो ये सब सबसेट है। फिर लास्ट वाला जो है वो सेट अपने आप में एक सबसेट होता है, तो मैं उसको ये एक सबसेट बना लूँगा। तो ए8 क्या हो जाएगा, ए बी सी, क्योंकि हर एक जो सेट होता है वो अपने आप में क्या होता है, सबसेट होता है। तो इसका कलेक्शन तो वही क्या होता है, पावर सेट ऑफ ए, यानी कि अगर मैं इसके पावर सेट ए के पावर सेट में लिखूं तो कौन सा कलेक्शन होगा, ए1, ए2, फिर ए3, फिर ए4, फिर ए5, फिर ए6, ए7 और ए8। तो सभी सबसेट का कलेक्शन होना, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर सेट। अब पावर सेट में हम फाइंड आउट कैसे करते हैं कि उसके कितने नंबर्स होंगे, उसमें कितने ऑब्जेक्ट होंगे। तो पावर सेट की कार्डिनलिटी हम कुछ इस तरह से निकालते हैं कि 2 कार्डिनलिटी ऑफ ए, यानी कि 2 का पावर हम क्या यूज कर सकते हैं कि जो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 2 का पावर। तो जैसे यहाँ पर अगर मैंने जैसा एग्जांपल लिया तो उसमें ए में कितने ऑब्जेक्ट थे, 3, तो मैं इसको यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ कि ए की कार्डिनलिटी है 3, तो इसके पावर सेट में कितना होगा, 2 यानी कि कितना आएगा, 8। तो इसके पावर सेट में आएगा 8 एलिमेंट, यानी 8 ऑब्जेक्ट होंगे। जैसे भी जैसे मैंने फाइंड आउट किया हमने कि ए में अगर 3 एलिमेंट था तो इसके पावर सेट में कितना ऑब्जेक्ट आया, 8 ऑब्जेक्ट आया। तो इस तरह से हमने देखा कि पावर सेट हम फाइंड आउट कैसे करते हैं और होता क्या है। और फिर इसके बाद किसी एलिमेंट को हम पावर सेट में नहीं लिख सकते, जैसे अगर सिंपली अगर मुझे ए लिखना रहा तो किसी एलिमेंट को मैं पावर सेट में नहीं लिख सकता, क्योंकि ए सिर्फ सबसेट नहीं बनाता, बट हाँ उसको अगर हमने सेट के फॉर्म में लिखा तब वो सबसेट हो सकता है, क्योंकि ए ऑब्जेक्ट है, एक कैपिटल ए का, स्मॉल ए कैपिटल ए का ऑब्जेक्ट है, बट उसको सेट बना के उसका सबसेट फॉर्म करना तब हम वो सही तरीका होगा। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, जैसे दो सेट होता है ए और बी को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ पेयर्स में ऑब्जेक्ट मिलते हैं, जैसे ए कॉमा बी के पेयर्स में, और यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए से आता है और जो स्मॉल बी है वो कैपिटल बी से आता है। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अभी ए और बी में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। ए कॉमा बी, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, इट्स कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। जैसे कि एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। अगर सपोज एक सेट लिया ए जिसमें ऑब्जेक्ट है 1,2, दूसरा एक सेट लिया बी जिसमें ऑब्जेक्ट है ए कॉमा बी। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूं, ए क्रॉस बी करूं, तो मुझे क्या ऑब्जेक्ट आएंगे, पेयर्स आएंगे, जो कैसा होना चाहिए, फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए ए में से होना चाहिए और सेकेंड जो ऑब्जेक्ट है वो बी में से होना चाहिए पेयर का। तो 1 कॉमा ए हो सकता है, फिर 1 का बी से कर सकता हूँ मैं,
फिर 1 का b से पेयर बन सकता है 1, b। फिर इसके बाद नेक्स्ट 2 का b के दोनों एलिमेंट से पेयर बन सकता है, तो 2, a और 2, b। तो ये इसका होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म होगा ये, तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। और अगर हम इसके कार्डिनलिटी की बात करें तो कितना कार्डिनलिटी होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्डिनलिटी ऑफ a इंटू कार्डिनलिटी ऑफ b। अब यहाँ पे जैसे कार्डिनलिटी a का था 2 और कार्डिनलिटी b का भी था 2, तो यहाँ पे मुझे कितना ऑब्जेक्ट आया एक इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4। तो इस तरह से ये हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। हर एक a का हर एक ऑब्जेक्ट b के हर एक ऑब्जेक्ट के साथ पेयर बनाएगा बारी बारी से। तो इस तरह से नेक्स्ट अभी देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने देखा आज के लेक्चर में। नेक्स्ट है कि कैसे हम एक सेट से दूसरे सेट पे एक मैप डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं फंक्शन। एक सेट से दूसरे सेट पे मैप डिफाइन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं फंक्शन। अभी इस फंक्शन में टाइप होता है कि फंक्शन कैसा हो सकता है, 1 1 हो सकता है, ऑन टू हो सकता है या बाइजेक्टिव हो सकता है। तो सबसे पहले 1 1 की बात कर रहे हैं, तो 1 1 यानी कि हम उसको दूसरा नाम भी बोलते हैं इंजेक्टिव। तो 1 1 होता क्या है कि हम दो इमेज को सेम ले रहे हैं, ए का जो भी इमेज रहेगा उसको हम सेम ले रहे हैं। तो दो इमेज सेम बताना यानी कि उनके दो प्री इमेज भी कैसे होंगे, सेम होंगे। बेसिकली 1 1 का मतलब यही है कि दो इमेज सेम होना डिनोट करता है कि उनके प्री इमेज भी कैसे होंगे, सेम होंगे। दूसरा ऑन टू हम कैसे बताएंगे कि ऑन टू कैसे होगा। ऑन टू सिंपली मीनिंग क्या होता है, ऑन टू का दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव। ऑन टू को दूसरा हम नाम से लिखते हैं सर्जेक्टिव। और इसमें होता क्या है कि जो कोडोमेन है वो पूरा का पूरा क्या हो जाना चाहिए, रेंज के इक्वल हो जाना चाहिए। तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन अगर ऐसा हुआ तो वहां पे हम क्या बोलते हैं कि वो कैसा हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो ऑन टू बना देगा। अभी थर्ड, जब कोई फंक्शन अगर दोनों हो जा रहा है जैसे कि 1 1 भी हो रहा है और ऑन टू भी हो रहा है, 1 1 और ऑन टू दोनों भी हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वन वन और ऑन टू। और तीसरा जैसे आता है 1 1 ऑन टू, अगर तीनों हो गए, दोनों हो गया। सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं ऑन टू होता क्या है। तो ऑन टू होता है कि ऑन टू क्या होता है कि जो ए का एलिमेंट ए का जो इमेज है, ओके, तो एफ क्या करता है ए को बी पे मैप करता है। हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये तो हो गया रेंज, तो एफ ऑफ ए क्या हो जाना चाहिए, ये रेंज का मैंने डिफाइन किया कि रेंज होता क्या है, यानी कि हर एक एलिमेंट जब किसी कोडोमेन के एलिमेंट पे मैप करता है तो उसको क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। तो उन्हीं इमेज का कलेक्शन क्या होता है, रेंज होता है। और रेंज अगर पूरा का पूरा कोडोमेन बन जाए यानी कि बी बन जाए तो उसको हम बोलते हैं कि वो क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे रेंज डिफाइन किया, फिर रेंज के थ्रू हमने बता दिया कि वो कैसा होगा, फिर ऑन टू हो जाएगा। और अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों भी हो गया, कोई फंक्शन है 1 1 और ऑन टू दोनों है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वहाँ पर फंक्शन कैसा होगा, बाइजेक्टिव होगा। तो फंक्शन को हम क्या बोलते हैं कि फंक्शन इज बाइजेक्टिव। तो हमने देखा कि आज के लेक्चर में कि सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, फिर इसके बाद देखा कि पावर सेट क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, और फिर फंक्शन क्या होता है।